साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। अगर किसानों की रैली में भीड़ बढ़ती है तो उससे कोरोना नहीं फैलता। अगर विपक्षी नेताओं मसलन राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, इन नेताओं की रैली में भीड़ बढ़ती है तो उससे भी कोरोना नहीं फैलता है। मगर मोदी की रैली में जब भीड़ जुटती है तो उससे कोरोना फैलने लगता है। साथियों, यही है न्यूटन का चौथा नियम, जो शायद लोगों को पता ही नहीं है, लेकिन राजनीति क्या ना कराए। और आने वाले समय में जब उत्तर प्रदेश चुनाव आने वाले हैं तो इस पर चर्चा करना जरूरी है। बिहार चुनाव से लेकर बंगाल चुनाव और उसके बाद उत्तर प्रदेश चुनाव में कोरोना को लेकर क्या स्थिति बनने वाली है, क्या राजनीति होने वाली है, आज का वीडियो इसी पर है। विपक्ष ने कोरोना को एक ऐसा बहाना बना लिया है जिसके सहारे उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया है और इसका पूरा बोझ मोदी सरकार के कंधे पर डाल दिया है। ये अलग बात है कि दिल्ली से बंगाल तक इसके सर्टिफिकेट पर केजरीवाल और ममता का चेहरा नजर आता है। छत्तीसगढ़ तो एक कदम आगे निकला, यहाँ एक साथ दो मुख्यमंत्री पैदा हो गए हैं। बंगाल चुनाव खत्म हो चुका है और उत्तर प्रदेश चुनाव की सुगबुगाहट तेज होने लगी है। ऐसे में कोरोना पर जो राजनीति चल रही है उससे एक बात तो साफ पता चलती है कि राजनीतिक दलों ने किस प्रकार कोरोना को अपना राजनीतिक हथियार बना लिया है। आप शायद भूल गए होंगे, लेकिन आपको याद दिलाना जरूरी है कि बिहार चुनाव की तैयारियों के समय कोरोना के माहौल में चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के सामने एक प्रस्ताव रखा था। चुनाव आयोग ने सभी दलों से कहा था कि रैलियां न करके वर्चुअल रैली की जाए, इसकी योजना सामने रखी। लेकिन आप आश्चर्य से भर जाएंगे कि भाजपा और जनता दल यूनाइटेड को छोड़कर सभी राजनीतिक दलों ने वर्चुअल रैली की योजना को मानने से इनकार कर दिया। कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट और आरएलएसपी समेत 9 राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव आयोग के सामने साफ कह दिया कि वो कोरोना के दौरान भी रैलियों को आयोजित करेंगे। जरा ये रिपोर्ट देखिए, इसमें लिखा है, द हिंदू की रिपोर्ट है, 9 पार्टीज oppose Election Commission of India plan for digital campaign in बिहार। याद रखिए, भाजपा और जनता दल यूनाइटेड को छोड़कर 9 पार्टियों ने वर्चुअल रैली का विरोध किया था। कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट ने जो किया उसका खामियाजा बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश को भुगतना पड़ा। आम जनता ही नहीं बल्कि नेता भी कोरोना के शिकार हुए। वैसे आप इस बात को जानकर हैरान हो जाएंगे कि जिस एनडीए के दलों ने वर्चुअल रैली के लिए हामी भरी थी और वे मजबूरी में रैली कर रहे थे, उसी एनडीए के दलों को वामपंथी मीडिया समूहों ने टारगेट किया। एनडीटीवी की ये एक रिपोर्ट देखिए। बिहार में चौथी बार जीत के लिए नीतीश कुमार खुद मास्क पहनकर ऐसी रैलियां ताबड़तोड़ कर रहे हैं, लेकिन उनकी रैलियों में सोशल डिस्टेंसिंग मजाक बन चुका है और मास्क बांटना अब महज औपचारिकता। बिहार चुनाव के बाद अगला महत्वपूर्ण पड़ाव बंगाल चुनाव में था। यहाँ तो एक विचित्र बात हुई, ममता की धुर विरोधी कांग्रेस और लेफ्ट ने गठबंधन बनाकर एक प्रकार से ममता को अपना समर्थन दे दिया। ममता के आगे वो पूरी तरह से समर्पित हो गए और इस महत्वपूर्ण चौकड़ी के विपक्ष में एकमात्र पार्टी जो खड़ी हुई वो थी भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दूसरी तरफ खड़ी थी और इस तरफ ममता और बाकी सभी दल एक साथ खड़े हुए थे। जब बंगाल का चुनाव हो रहा था तब देश में कोरोना की दूसरी लहर की दस्तक हो चुकी थी, लेकिन यहां भी विपक्षी दल चुनाव आयोग की वर्चुअल रैलियों की योजना को मानने के लिए तैयार नहीं थे, जबकि भाजपा ने वर्चुअल रैलियों की तैयारियां कर रखी थी। मतदान के छठे चरण तक कोरोना बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश में तेजी से अपने पांव पसार चुका था। जरा 23 अप्रैल की पश्चिम बंगाल में कोरोना की स्थिति को देखिए। बंगाल में कोरोना मरीजों का टूटा रिकॉर्ड। एक दिन में नए मरीजों का सबसे बड़ा आंकड़ा। 24 घंटे में 11,948 नए केस। बंगाल में 7 लाख के ऊपर पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। राहुल गांधी और लेफ्ट का गठबंधन ममता को जिताने के लिए पहले से कोई रैलियां नहीं कर रहे थे, लेकिन जब कोरोना तेजी से फैलने लगा तो लेफ्ट
कांग्रेस और ममता बनर्जी ने अपनी रैलियों को कोरोना महामारी में न करने का ऐलान कर दिया, ताकि बंगाल में मोदी की रैलियों में जो भीड़ उमड़ रही है उसे बदनाम किया जा सके। अपने ऐलान से विपक्षी दलों ने यह एहसास कराने की कोशिश की कि कोरोना की दूसरी लहर प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों की वजह से हो रही है और इसकी खुली छूट चुनाव आयोग ने दे रखी है। याद रखिएगा, यही वो कांग्रेस, लेफ्ट और बाकी पार्टियां हैं जिन्होंने चुनाव आयोग की वर्चुअल रैलियों के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। पीएम मोदी को बदनाम करने में कोई पीछे नहीं रहा। यहां तक कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, जिन्होंने बंगाल चुनाव में ममता को सपोर्ट करने का फैसला किया था, उन्होंने भी कोरोना पर बदनाम करने के लिए एक झूठा बयान दिया। चुनाव आयोग की वर्चुअल रैलियों की जो योजना थी उसे न मानने वाले कांग्रेस, लेफ्ट और ममता बनर्जी अब इस बात का नैरेटिव बनाने लगे कि जो कोरोना की दूसरी लहर है वो उसके दोषी प्रधानमंत्री मोदी हैं, चुनाव आयोग है। यही नहीं, जो वामपंथी कांग्रेसी मीडिया समूह है वो इसी बात का प्रचार प्रसार करने लगे, अपने प्रोग्राम्स में इस बात का नैरेटिव बनाने लगे। ममता ने छोटा किया चुनाव अभियान। ममता कोलकाता में अब कोई रैली नहीं करेंगी, सिर्फ 26 अप्रैल को सांकेतिक बैठक होगी। लेफ्ट ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो रैलियां और जनसभाएं नहीं करेगा, लेकिन बीजेपी इस मामले में गेंद चुनाव आयोग के पाले में डाल चुकी है और उसके नेता लगातार प्रचार कर रहे हैं। यही नहीं, कोरोना की पहली लहर के दौरान महीनों तक कृषि कानून के खोखले विरोध के नाम पर दिल्ली को बंधक बनाने वाले किसान नेता, जो ये कहा करते थे कि यदि ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं हुए तो आत्महत्या कर लेंगे। 28 जनवरी का राकेश टिकैत का ये रोते हुए बयान सुनिए। अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश टिकैत आत्महत्या करेगा। जो राकेश टिकैत किसानों के हित के लिए आत्महत्या करने की बात कह रहे थे, वो अचानक से कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच पश्चिम बंगाल पहुंच जाते हैं। वहां ममता बनर्जी को खुलकर सपोर्ट करते हैं और देखिए वो क्या कहते हैं। आप बीजेपी को हराने का काम करो, आप उसको वोट मत दो। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में देश को झोंकने वाले ये विपक्षी नेता 2 मई को पश्चिम बंगाल के चुनाव के परिणाम आते ही शांत हो गए। इनके लिए पश्चिम बंगाल में कोरोना महामारी खत्म हो गई। किसी भी विपक्षी नेता ने पश्चिम बंगाल में महामारी और वैक्सीनेशन की बुरी स्थिति के बारे में कोई बयान नहीं दिया, जबकि हम सब जानते हैं कि चुनाव के दौरान महामारी और वैक्सीनेशन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार पर किस प्रकार हमले किए गए। लगभग 3 हफ्ते बाद 15 मई को बंगाल की स्थिति 23 अप्रैल से भी ज्यादा खराब थी। ये वो समय था जब ममता हो, कांग्रेस हो या लेफ्ट हो, कोरोना की दूसरी लहर के लिए प्रधानमंत्री मोदी और चुनाव आयोग को दोषी ठहरा रहे थे। लेकिन देखिए, 3 हफ्ते बाद बंगाल की स्थिति और ज्यादा खराब थी। 15 मई को बंगाल में प्रतिदिन कोरोना मरीजों की संख्या 23 अप्रैल से अधिक थी। यह करीब 19,511 थी। लेकिन बंगाल को लेकर मीडिया में किसी भी तरह का हो हल्ला नहीं हो रहा था, क्योंकि वहां ममता बनर्जी की सरकार थी और जनता की दिक्कतों के लिए प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। इसीलिए बंगाल कोरोना की सुर्खियों से हटा दिया गया। यही नहीं, महाराष्ट्र में भी कोरोना की स्थिति 15 मई 2021 को उत्तर प्रदेश से कहीं ज्यादा भयावह थी, खराब थी। 15 मई की बात करें तो महाराष्ट्र में जहां कोरोना मरीजों की संख्या 3 लाख से अधिक थी, वहीं उत्तर प्रदेश में ये महज 15,747 थी। लेकिन इस दौरान महाराष्ट्र को लेकर मीडिया और सोशल मीडिया पर उतना हल्ला नहीं मचाया गया जितना उत्तर प्रदेश को लेकर वामपंथी कांग्रेसी मीडिया ने मचाया। सोशल मीडिया में गंगा पर तैरती लाशों की झूठी तस्वीरों को कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने शेयर करके प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का काम किया, क्योंकि अगला चुनाव उत्तर प्रदेश में कुछ महीनों बाद होने वाला है
और विपक्ष के निशाने पर अगर कोई एकमात्र नेता है तो वो है प्रधानमंत्री मोदी। मैं अभी से भविष्यवाणी कर देता हूं कि उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को फिर से टारगेट किया जाएगा। कोरोना महामारी से लेकर असहिष्णुता और बाकी तमाम सभी झूठी खबरों का नैरेटिव तैयार किया जाएगा और इसकी शुरुआत अभी से हो चुकी है। आप सब ने देखा कि किस प्रकार गाजियाबाद में एक मौलवी की पिटाई को लेकर सोशल मीडिया में झूठी खबर फैलाई गई, सांप्रदायिकता फैलाने की साजिश रची गई और इसमें समाजवादी पार्टी का एक नेता गिरफ्तार हो चुका है। विपक्ष ने ठीक वैसे ही हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए जैसा इसने बिहार और बंगाल चुनाव के दौरान किया था। यही नहीं, मोदी योगी को बदनाम करने का प्रयास भी किया जाएगा और इसमें चुनावी तड़का लगाया जाएगा कोरोना जैसे मुद्दे से। यही नहीं, विपक्ष चुनाव के दौरान कोरोना पर वही भय और भ्रम पैदा करने की भी कोशिश करेगा जैसा उसने पहली और दूसरी लहर के समय किया था। विपक्ष उत्तर प्रदेश से आने वाले किसान नेता राकेश टिकैत का चुनावी फायदा लेने के लिए चालें चल रहा है। बंगाल चुनावों के बाद बकायदा 9 जून को टिकैत ममता से कोलकाता जाकर मिल चुके हैं। उनका बयान बताता है कि विपक्ष ने किसान आंदोलन को उत्तर प्रदेश के चुनावों के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में खड़ा किया है। जो नेता कल तक आत्महत्या की बात कह रहा था, अब वो विपक्ष का चेहरा बन गया है। फिशरीज के किसानों के बारे में बात होगी क्योंकि वो बहुत बड़ी तादाद में है, तो एजुकेशन वाले मसले पे बात होगी, हेल्थ की क्या पॉलिसी है उस पर बात होगी, क्योंकि यही ग्रास रूट की सारी समस्याएं हैं। इस नेता ने जब किसान आंदोलन के नाम पर कोरोना महामारी के इस दौर में हर महीने 27 तारीख को ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया तो आश्चर्यजनक रूप से राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो या लेफ्ट के किसी नेता ने कोई बयान नहीं दिया है। जाहिर है इसके जरिए इन विपक्षी नेताओं और दलों ने देश को एक बार फिर कोरोना की महामारी में झोंकने की तैयारी कर ली है। इस नेता के बयान तो सुनिए। कानून बड़ा है या कोरोना बड़ा है? कानून बड़ा है या कोरोना बड़ा है? सुना आपने, इस नेता के लिए आंदोलन के सामने कोरोना कुछ नहीं है, कोरोना से होने वाली मौतें कुछ नहीं है। वामपंथी और कांग्रेसी मीडिया समूह इसे दोषी भी नहीं मानता क्योंकि कोरोना तो केवल प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा से ही फैलता है। इस वामपंथी इकोसिस्टम में इस हद दर्जे का पक्षपातपूर्ण रवैया है कि इसे अपनी सरकार वाले राज्यों जैसे महाराष्ट्र और केरल में कोई कमी नहीं दिखती, जबकि आज भी महाराष्ट्र में हर दिन कोरोना के 10,000 नए मरीज आ रहे हैं। केरल राज्य में भी 10,000 नए कोरोना के मरीज प्रतिदिन आ रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में ये संख्या अब महज कुछ 100 के आसपास है। कुछ महीनों बाद जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे तो यहां कोरोना महामारी की त्रासदी इन नेताओं के लिए महाराष्ट्र, केरल और पश्चिम बंगाल से भी बड़ी हो जाएगी। कांग्रेसी और वामपंथी मीडिया समूह ये नैरेटिव तैयार करेंगे कि पूरे देश में कोरोना महामारी उत्तर प्रदेश से फैल रही है, जबकि सच्चाई ये है कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए किसान आंदोलन जिम्मेदार है। कोरोना की दूसरी लहर के लिए महाराष्ट्र, पंजाब, केरल और दिल्ली की सरकारों का निकम्मापन जिम्मेदार है।